उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आगे खिसक गया। 13 तारीख को मतदान होना था, अब वो मतदान 20 तारीख को होगा। पूरे देश में जहां भी चुनाव हो रहा है, चाहे राज्यों का चाहे बाई इलेक्शंस, उनकी 2 ही तारीखें थी, 13 और 20 नवंबर। तो 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन तय था, शेड्यूल्ड था। उसको चुनाव आयोग ने आज दोपहर बाद आगे बढ़ा दिया और अब 20 नवंबर को चुनाव होगा और रिजल्ट वही आएगा 23 को ही। भारतीय जनता पार्टी समेत कुछ राजनीतिक दलों ने मांग की थी चुनाव आयोग से कि तारीख बढ़ाई जाए क्योंकि 30 त्योहार पड़ रहे हैं बीच में। तो आज आयोग ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। लेकिन जो सबसे प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का, समाजवादी पार्टी, उसने इस फैसले पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने भी सवाल उठाया, लेकिन सपा की ओर से सवाल खुद अखिलेश यादव जी ने उठाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की स्थिति खराब है चुनाव में, इसलिए पराजय को थोड़े समय के लिए टालना चाह रही है। और उसके पीछे वो एक और लॉजिक दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिवाली और छठ के चलते देश भर का जो कमेरा वर्ग है, जो उत्तर प्रदेश से बाहर काम कर रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में कर रहा हो, महाराष्ट्र में कर रहा हो, वो सब घर आया हुआ है। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो भाजपा को हराने के लिए, वोट करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। वो वापस चला जाए इसलिए ये तारीख बढ़ा देगी। अब ये नई थ्योरी है, अभी तक ये थ्योरी बाजार में नहीं आई थी, ये थ्योरी नई है कि क्या इसलिए बढ़ाई गई। हाँ, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि तीज, त्योहार, उत्सव, पर्व, इनका कैलेंडर तो सबके सामने रहता है। जब तारीख तय हो रही थी तब ये नहीं पता था कि तीज भी है, त्योहार भी है, उत्सव भी है, पर्व भी है लोक जीवन में। कोई आकस्मिक घटना नहीं होती। तीज त्योहार, दीपावली आकस्मिक नहीं हो सकती, छठ आकस्मिक नहीं हो सकती, गंगा स्नान का पर्व आकस्मिक नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो एकादशी और अमावस्या भी आकस्मिक नहीं होती, वो भी पंचांग में उल्लिखित है। फिर ये बात तब क्यों नहीं समझ में आई जब आयोग तारीखें तय कर रहा था। और तारीखें तय करने का निर्धारण जब होता है, तारीखों का जब निर्धारण होता है तो कई राउंड मीटिंग होती है। आयोग के लोग जहां चुनाव होता है वहां 2-2 4-4 बार जाते हैं, घुमा फिरी होती है, मिला भेटी होती है, चर्चा परिचर्चा होती है। तब ये बात सामने क्यों नहीं आई। खैर चलिए, उत्तर प्रदेश में एक हफ्ता और सही, 13 को वोट पड़ जाता, अब 20 को पड़ेगा। एक हफ्ता मामला आगे चला गया, लेकिन रिजल्ट उसी दिन आएगा। और रिजल्ट क्या आए उसके लिए ही तो कसरत हो रही है। बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था वो भाजपा और संघ परिवार के लिए मंत्र हो गया। मंत्र ये हम नहीं कह रहे, गिरिराज जी से पूछो, केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे हैं कि मंत्र नारा नहीं है, ये मंत्र है। कनाडा में खालिस्तानी उपद्रवियों ने, आतंकियों ने हिंदू मंदिर पर हमला किया, तो उसके विरोध में जो हिंदू एकत्रीकरण वहां हुआ, उसमें भी मंच से यही नारा लगा, बटेंगे तो कटेंगे। कनाडा तक पहुंच गया मामला। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि यूपी का मामला है ना, महाराष्ट्र बिहार तो चले गया था, कनाडा, भारत की सीमा पार कनाडा भी चला गया। अखिलेश यादव की पार्टी कह रही जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बहन जी कह रही बीएसपी से जुड़ोगे तो बढ़ोगे। लेकिन मूल में नारा योगी आदित्यनाथ का ही है सबके पास, उसी पर पैरोडी बन रही है, लेकिन मूल नारा वही है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस नारे पर सारे दलों को आना पड़ रहा है, उससे मिलता जुलता नारा बनाना पड़ रहा है। इसका मतलब नारे में कुछ दम तो है। दम नहीं होती
तो ये सारे दल उस तुकबंदी क्यों कर रहे होते? जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बीएसपी भी आ गई जो इस तरह के शोशों में नहीं पड़ती, उसने भी कहा ना ना भैया कुछ अपना भी बनाओ, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के नारा असरदार है, ये दिख रहा है। क्योंकि जब आपके नारे को कॉपी करने लगे लोग तो समझ लीजिए आपका नारा और उसकी मारक क्षमता अद्भुत है, वो वहीं प्रहार कर रहा है जहां उसको करना चाहिए। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे दो बातें। एक तो मतदान की तारीख क्यों बढ़ी, उसके पीछे का खेल क्या है एक, और दूसरा प्रश्न ये कि जो उत्तर प्रदेश में क्रिएटिव राइटिंग का कंपटीशन चल रहा है, नए से भाजपा योगी आदित्यनाथ ने एक जो नारा उछाला था उसकी तोड़ के लिए जो नई किस्म की तुकबंदी हो रही है बीएसपी और समाजवादी पार्टी और सारे विपक्षी दलों में, उसका अर्थ क्या है और उसके निहितार्थ क्या है, पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों के उपचुनाव वाली जंग में एक जंग नारों को लेकर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि एक के बाद एक नारे ने सियासी गलियारों में गदर मचा रखा है। और इसकी शुरुआत हुई थी सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के बाद। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब इस नारे का भी एक नया वर्जन सामने आया है। वाराणसी समेत कई शहरों में लगे पोस्टरों में लिखा है कि बटेंगे तो बांग्लादेश की तरह कटेंगे। नहीं, इसमें कहां दो राय है, बटेंगे तो कटेंगे। ये तो हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं, और निश्चित रूप से बांग्लादेश के हालात आपने देखे होंगे, तमाम अगल बगल के देशों की स्थितियां और जो घटनाएं हो रही हैं वो इसकी गवाह हैं। वहीं बीजेपी के नारे के बाद सपाई खेमे से भी वार हुआ है। सपा कार्यालय के बाहर एक से बढ़कर एक नारे लिखे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। 27 के सत्ताधीश से शुरू हुआ सिलसिला बटेगा नहीं पीडीए से लेकर जुटेंगे तो जीतेंगे तक आ पहुंचा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी के नारे को नकारात्मक बताते हुए अपने नारे को सकारात्मक नजरिया बता दिया। शिवपाल यादव तो इससे भी एक कदम आगे चले गए। उन्होंने बटेंगे कटेंगे में पीटेंगे भी जोड़ दिया। न तो देखो पीडीए, थोड़ी दूर न तो बटेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पीटेंगे। अब बीजेपी और सपा में चल रही नारों के कंपटीशन में बसपा भला कैसे पीछे रह जाती। बसपा प्रमुख मायावती ने भी अपना नारा सियासी फिजा में लहरा दिया। मायावती ने कहा कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। इन बड़े दलों के अलावा निषाद पार्टी वाले संजय जहां खेवनहार वाले नारे पोस्टर लगा रहे हैं, तो आजाद समाज पार्टी वाले चंद्रशेखर भी अपना नारा ले आए हैं। वहीं उपचुनाव के इम्तिहान की नई तारीख के ऐलान ने नया घमासान मचा दिया है। यानी 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग अब 20 नवंबर को होगी। इसके पीछे का कारण वैसे तो त्योहार बताए गए हैं, लेकिन सियासी तासीर कुछ और ही बयां कर रही है। जैसी अब सूचना आ रही है कि इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो
सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख की जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। बहरहाल उपचुनाव की बिसात पर जैसे बीजेपी बनाम सपा की सीधी लड़ाई दिख रही है, वैसे ही नारे जंग में भी कुछ ऐसा ही रंग है। सीएम योगी के इस नारे की धूम तो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक सुनाई दी। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक कनाडा तक में ये नारा गूंज रहा है। सपा की तरफ से भी खूब शब्दबाण चल रहे हैं। सभी दलों के नए नए नारों पर सवाल यही है कि नारा तो सभी लगाए, किसका नारा जनता के मन को भाए। नारा पोस्टर पे रहे, होर्डिंग में रहे, नेता खुद अपने मुंह से लगाए, तब तक उसका असर नहीं मानना चाहिए। नारे का असर तब जानिए, तब मानिए जब जनता उसको दोहराने लगे। जब जनता के कंठ में नारा बस जाए तो समझिए नारा अमर हो गया। अन्यथा पोस्टर पर आप कुछ भी लिख लीजिए। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को। ओपी सिंह साहब का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी जी का स्वागत है। नावेद अयाज हैं, नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के। नावेद जी का स्वागत है। संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संजय जी का बहुत बहुत स्वागत। संजय जी, एक तो उलट बांसी ये हो गई कि भाई आयोग ने कहा कि 30 त्योहार का मसला था, कई पार्टियों ने प्रतिवेदन दिया था, इसलिए हमने अब तारीख बदल दी। लेकिन मेरी छोटी बुद्धि में एक सवाल खड़ा होता है कि तीज त्योहार तो हमारे यहाँ आज की नहीं, 25 साल आगे तक की पंचांग से तय हो जाती हैं। नहीं, दिवाली अकस्मात नहीं आती, छठ अकस्मात नहीं आती, गंगा दशहरा अकस्मात नहीं आता, जितने भी तीज त्योहार हैं। फिर ये तीज त्योहार वाला मसला इतना लेट समझ में क्यों आया? और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि जो प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश आए थे छठ और दिवाली पर, वो 13 तक रुक के वोट डालने के मूड में थे, इसलिए उस डेट को आगे एक्सटेंड करके 20 कर दिया गया। संजय जी, क्या लग रहा है इसके पीछे मूल वजह? ओपी सिंह जी, संजय तक जब बात पहुंचे तब तक आपसे आज शुरुआत करते हैं। इसके पीछे मूल वजह क्या है? क्योंकि जो बात कही गई वो गले नहीं उतर रही कि भाई 30 त्योहार अचानक तो नहीं आए, फिर 13 की तारीख रखी क्यों थी? ये पता था कि 6, 7, 8 में छठ है जी। देश के अंदर चुनाव जब भी हुए, कभी कभी विषम परिस्थितियों में, विशेष स्थितियों में चुनाव टालना पड़ा, डेट आगे पीछे करना पड़ा। और पहली बार छठ और दीपावली पर तो ऐसा तो है नहीं कि जो लोग प्रदेश से बाहर हैं वो पहली बार अखिलेश यादव के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दीपावली मनाने और छठ मनाने आ रहा है। इसके पहले कभी तो उत्तर प्रदेश में वो आए नहीं थे। अच्छा, वो आएंगे तो 7 को छठ है, 13 तक 6 दिन रुकेंगे, अखिलेश यादव के शब्दों में। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारी है और हमने ये देखा कि तीज त्योहार की वजह से अगर इसमें कोई दिक्कतें आ रही है तो कुछ और पार्टियों ने मिलकर के चुनाव आयोग से निवेदन किया था कि तारीख आगे बढ़ा दिया जाए। इसमें अखिलेश यादव को कौन सा मानसिक परेशानी हो गई? अच्छा, वो कह भी तो रहे हैं कि बढ़ गया तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि अब हम सब जीत जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। तो एक तरफ वो कह रहा है कि इस बढ़ने से बीजेपी अपनी हार मान रही है, इसका मतलब कि हम जीत रहे हैं, तो उनको तो खुश होना चाहिए। काहे को बेचारे दुखी हो रहे हैं कि क्यों तारीख बढ़ गई? अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज तक देश के अंदर हमें नहीं लगता, मेरी याददाश्त के मुताबिक, कि केंद्र सरकार ने या संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन्होंने कोई निर्णय लिया हो। केंद्र में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उसका विरोध न किया हो। अगर आपको मालूम हो या जोशी जी को तो बता दीजिए कि साहब, देश और प्रदेश के इस मामले में
जो संवैधानिक या सरकार ने कोई निर्णय लिया उसका समर्थन किया, कांग्रेस ने भी किया और जुड़वा भाई अखिलेश यादव ने भी किया। ऐसा कुछ नहीं। दूसरा आपका जो है बटेंगे तो कटेंगे, पूरे देश में ही चर्चा नहीं है, दुनिया में चर्चा है। और इस दो शब्दों से ये ताकि विदेशी ये जो विपक्षी पार्टी है उसकी नींद हराम हो गई है। कांग्रेस तुकबंदी बैठा रही है अलग से, सपा तुकबंदी बैठा रही है अलग से। ये कोई नारा नहीं है, ये मंत्र है। और आपने कहा कि जब उस मंत्र को कंठ में उतार ले और जन जन की आवाज बन जाए। आज आपने सोशल मीडिया में देखा ना, कनाडा में क्या हो रहा है, वहां भी यही नारा ला रहा, बटेंगे तो कटेंगे। समाजवादी पार्टी की जो नीति और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति रही है, उन्होंने ये मान लिया कि जो हम जाति, धर्म, भाषा, मजहब के नाम पर लोगों को 1947 से और एक पार्टी 1992 से बांटने का काम कर रहा है, वह सनातन धर्मी मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, सनातन धर्मी जाग गया। हमारे लिए कोई नारा नहीं है। हम नारा लगाएं तो पाप, दूसरे लोग जो है नारा लगाएं तो वो ठीक है। ठीक है, ये ओपी सिंह जी जानता, ठीक है, अभी रुकना होगा, दोबारा में आते हैं। दो बातें मैं खत्म करता हूं। ये कौन नहीं जानता कि मुगल आक्रांता अंग्रेजों ने और त्रेता और द्वापर में रावण और दुर्योधन की वजह से हम बटे। और आज जो बांग्लादेश की स्थिति है, पाकिस्तान की स्थिति है, जो कनाडा की स्थिति है, इस पर क्यों नहीं विपक्ष बोलता है? ठीक है, क्यों ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, ठीक कर रहा है जोशी जी, ठीक, बात सही है कि वहां ठीक, ओपी सिंह अभी रुकना होगा भैया। जोशी जी, एक तो ये बात के जो अखिलेश जी ने कही कि जो वापस आए, जो दिवाली और छठ पे आए हैं उत्तर प्रदेश कामगार, वो वापस चले जाएंगे, 13 को वोट होना चाहिए था। इसके पीछे का तो समझ नहीं आया तर्क। और दूसरी बात ये कि जिस नारे को सब तुकबंद की कॉपी करें, मान लेना चाहिए वो नारा बड़ा है, उसकी तासीर बड़ी है, अन्यथा सब तुकबंदी क्यों मिला रहे? अगर नारा महत्वपूर्ण नहीं है तो सबने अपने अपने क्रिएटिव राइटर्स को क्यों मैदान में उतार दिया कि रोज एक नया नारा लिखो, होर्डिंग बनना है? जोशी जी, इसका मतलब नारे में कुछ तो है करंट। अमिताभ जी, जिस बात से आज की आपकी डिबेट शुरू हुई है, पहले दो आज आपके पार्ट है। पहला है कि जो चुनाव आयोग ने डेट को चेंज किया है। दूसरा नारा, मैं क्रम के अनुसार आपके पास आ पाऊंगा। पहले मैं आपको शुरुआत करता हूं, जो आपने विषय देने का काम करा कि चुनाव आयोग को डेट का संज्ञान, और मैं आपकी इसमें भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि जो आपने जहां से शुरू किया कि मेरे तक भी एक समझ में नहीं आ पा रहा है, तो ये आपकी भावना नहीं है, देश और प्रदेश को भी समझ में नहीं आ पा रहा है। कैलेंडर सामने है और आज और जो भारत का जो पद्धति है पंचांग की, उसके माध्यम से तो पहले ही पता चल जाता है 30 त्योहार का है। किस पार्टी में घबराहट है, किस पार्टी में दिल्ली और उत्तराखंड की, दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई चल रही है, किस में प्रदेश संगठन में और मुख्यमंत्री में फुटबॉल चल रही है, ये पूरे देश और प्रदेश से कहीं छुपा नहीं है। और जो चुनाव परिणाम है, अमिताभ जी एक नई बात बताऊंगा जो आपको और कोई पैनलिस्ट बताए ना बताए, मैं आपको बताऊंगा। भाई, विपक्षी होने के कारण हमें तो चुनाव का परिणाम का इंतजार है, और हमसे भी ज्यादा इंतजार इस बार भारतीय जनता पार्टी के परिणाम का दिल्ली के इन्हीं के लोग कर रहे हैं। और ये बात आपसे और हमसे छुपी नहीं है, देश और प्रदेश से छुपी नहीं है। वो कौन लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, वो स्थिति भी है, देश और प्रदेश समझता है। तो ये बड़ा हतप्रभ करने वाला डिसीजन है कि 13 तारीख के बाद अचानक आज आप नींद से कुंभकर्ण की जाग गए और 20 तारीख तक कर दिया जाए। लेकिन निश्चित तौर पे हमें पूर्ण विश्वास है, जो हमने काम खड़ा करा है, जो हमने लगातार जनता से संवाद करा है, जो जनता के मुद्दों को उठाया है, जनता हमसे जुड़ेगी और निश्चित तौर पर परिणाम आएगा। अब दूसरा विषय, बस अब 2 मिनट का समय दीजिए, ओपी साहब को आपने पूरा समय दिया। और नारों की बात आपने कही, अभी नारों की बात तो अभी याद आई है मुझे। 400 पार का नारा भी था और माननीय योगी जी ने उसका पोस्टमार्टम किस तरह से करा था, मैं वो आपको वो बताने का काम करता हूँ। उन्होंने कहा था 400 पार का नारा ये अति आत्मविश्वास से भरा नारा था और इसी नारे के कारण हम लोग हार गए। अति आत्मविश्वास किसका था? मोदी जी का था। तो
तो मोदी जी के कारण चुनाव हार गए। ये योगी जी ने उसका पोस्टमार्टम करने का काम करा था। और इस देश की जो राजनीति है, नारे का आपने विषय बहुत बड़ा कह दिया, निर्णय कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं इतना कहूंगा, इस देश की जनता हमेशा सकारात्मक तथ्यों से जुड़ती है, नकारात्मक राजनीति से देश और प्रदेश दूर रहता है। जी। जो जोड़ने की बात करता है, बस अमिताभ जी मैं ज्यादा बोलता नहीं, बस मेरे को एक लाइन और बोलनी। इस देश का जो डीएनए है ना, वो जोड़ने का डीएनए है। जो जोड़ने की बात करेगा, वो इस देश और प्रदेश के लोग उसको अपने साथ जोड़ पाएंगे और उसके पक्ष में वोट करने का काम करेंगे, इतना मेरा अनुभव कहता है। ठीक, जोशी जी ने भी वही बात कही जो योगी जी कह रहे हैं, जोड़ने की बात तो वो कह रहे कि एक रहो, बटो नहीं। डीएनए ही जोड़ने का है भारत का। जो लोग यहां से लेके और गाजा और फिलिस्तीन तक एकता की बात करते हैं, देशों की चार दीवारी को ध्वस्त कर देते हैं, कहते ना हमारी ये राष्ट्रीयता दूसरी है, वो सूडान, ईरान, अफगानिस्तान में नहीं पढ़ते, वो कहते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड। क्या? तो वो कह रहे हैं कि पूरे विश्व के एक हो जाओ, और यहां इनने कह दिया भारत में एक हो जाओ, तो उस पर बवाल है। मेरा सिर्फ निवेदन इतना था कि जब बसपा भी आ गई उस लड़ाई में, उस प्रतियोगिता में, तो अब बचा क्या बताइए। बहन जी इन सब टोटकों से दूर रहती हैं, लेकिन इस बार हमको लग रहा है नारा बहुत मारक है, तो उनने भी अपने लड़कों से कहा कि भाई 2-4 तो तुम भी बना के लाओ, सपा वाले रोज नया पोस्टर छाप रहे हैं, तुम लोग खाली बैठे हो, क्या कर रहे हो। तो फिर नावेद अयाज जैसे जो नौजवान थे, इनने कहा कि भाई बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सेफ रहेंगे। बोले चलो एक नारा तो फेंको कम से कम, फिर देखेंगे। क्यों भाई नावेद बाबू? नहीं, भैया अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही जी। देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी तो सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय के साथ की नीतियों पर बहुजन समाज पार्टी ने शासन कर दिखाया। जिस नारे को भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबके विकास के रूप में कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया। अब रही नारों की बात, तो बहुजन समाज पार्टी सिर्फ संविधान को मानने वाली पार्टी है, और संविधान जो है वो सभी धर्मों और सभी जातियों को साथ लेके चलने की पार्टी है। इस नारे के अंदर से एक नफरत की बू आती है, इस नारे के अंदर से देश के कमजोर वर्गों को अलग करने की बू आती है, इस नारे के अंदर से फूट डालो राज करो की नीति की बू आती है। तो बहन जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि अगर बसपा के साथ जुड़ोगे तो जीतोगे और बचोगे और सुरक्षित रहोगे। सुरक्षित कैसे रहोगे? उत्तर प्रदेश को अगर दंगों से सुरक्षित रखना है तो बहुजन समाज पार्टी से जुड़िए। उत्तर प्रदेश को अगर आरक्षण के वर्गीकरण से बचाना है तो बहन जी के साथ जुड़िए। उत्तर प्रदेश को फूट डालो की राजनीति की नफरत से बचाना है तो बहन जी के साथ जुड़िए। उत्तर प्रदेश को अगर युवाओं के लिए नौकरियों को बचाना है तो बहन जी के साथ जुड़िए। उत्तर प्रदेश में अगर लेटर एंट्री के अफसरों की नियुक्ति रोकनी है तो बहन जी के साथ जुड़िए। उत्तर प्रदेश अगर आपको बचाना है तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई से निकलकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़िए। बहन जी अभी रुकना होगा। मैं संजय राणा के पास जाऊं, उससे पहले 2 बातें स्थापित कर दूं। मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा कि किस किस से बचना होगा, बसपा को जिताना होगा, वो आप जानो। मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव हो, मायावती हो, योगी आदित्यनाथ के नारे की तुकबंदी अपने आप ही करा रहे हो ना, इसका मतलब नारे में जान है। मैं तो इतनी बहस कर रहा हूं, बाकी तो सब ठीक है। और अभी हमारे नौजवान साथी ने बहुत बातें बताई कि नफरत की बू आती है और काय की बू आती है। ये नई पीढ़ी के लोग हैं, इनको याद नहीं होगा कि जब बीएसपी बनी थी तो एक नारा चला था, फिर बाद में उसका खंडन करते करते गला थक गया सबका। लेकिन खंडन कहीं होता तो दर्ज हो जाती थी। तिलक तराजू, मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा, है वो ग्लोबल पीस फाउंडेशन से आया था, है तिलक तराजू। उसमें कौन सी बू आ रही थी? उसमें इतर की खुशबू आ रही थी। अरे रुको भाई, हमको ना बताओ अमिताभ जी, रुक जाओ। है मेरे ख्याल से तब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, केजी बेजी में, जब ये नारा लगा था भैया, इसलिए अभी उस पर ना बोलो, अभी रुक जाओ। वो नारा चला और खूब चला, और बीएसपी उससे आगे गई। ये बीएसपी का जो नारा कोट होता है ना, ये आगे के लिए जान लो, आगे बहसों में जाओगे तो याद रहे।
बहुजन सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, ये जो नारा आया ना, ये बहुत बाद की पैदाइश है। वो पहले आया बहुजन सुखाय, फिर आया सर्वजन सुखाय। ये सतीश मिश्रा ने किया था अल्टरेशन, बहुत बाद की है। ओरिजिनल नारा हमने बता दिया, इसको जाके समझना किसी बड़े बूढ़े से, वो बताएगा कि हाँ भैया पहला नारा यही था, तिलक तराजू। जोशी जी को भी याद होगा, ओपी सिंह जी को भी याद होगा, ये कवर करते, उस वक्त कवर कर रहे थे, पत्रकार थे। इसलिए ऐसा मत कहो। वो नारा भारत की राजनीति में बहुत ही विचित्र किस्म का नारा था। 4 जातियों को टारगेट किया गया था उनके प्रतीक चिन्हों के जरिए, और कहा गया था इनके मारो जूते 4। क्या यहां से लड़ाई शुरू हुई थी। इसलिए रुक जाओ, संजय राणा के पास चलते। संजय राणा, अगर एक फिल्म का कोई गाना, कोई धुन हिट हो जाए तो सारे प्रोड्यूसर फिर अपने यहाँ के गीतकारों से कहते भैया इसी की तोड़, ऐसा ही लिखो, क्या ऐसी धुन बनाओ। बोले चल गया इसी से। इसका मतलब उस गाने में जान है। योगी आदित्यनाथ का ये कहना बटोगे तो कटोगे, यहां से लेके कनाडा तक मार कर रहा है? और कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसने अपने लड़कों की जिम्मेदारी नहीं लगा दी कि भाई रोज 2-4 नारे लिखो, नहीं तो निकाल बाहर कर देंगे। इसका मतलब नारे में कुछ तो करंट है। अमिताभ जी गुड इवनिंग। देखिए बिल्कुल नारे में दम है, और कॉपी उसी की होती है जिसमें दम होता है। तो इसमें दम है तभी समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, या देश के कोई अलग अलग प्रांत हो, या कनाडा हो, वह सब जगह ये चल रहा है, कटोगे तो बटोगे। तभी लोग बात करने लगे हैं, जुड़ोगे तो बढ़ोगे, हमारे साथ आओगे तो तरक्की करोगे। ये बताइए, आपने तो नहीं बोला तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता 4। मुझे याद है, मैं तो उस समय बहुत छोटा हुआ करता, लेकिन नारा पूरा याद है। सब लोग बात करते हैं संविधान की। बताइए संविधान में कहां लिखा था तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूता 4? ये तो सतीश मिश्रा 2005 में आकर के 2006 में, अरे नावेद जी, हमारे सतीश मिश्रा के घर वाले संबंध, हमको मत सिखाइए राजनीति क्या भी। स्पीकर शांत हो जाइए, सुनिए। देखिए 2005 में इन्होंने नारा बदला था, 2007 में सरकार बना पाए थे, ना तो पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बना पाए थे, और हमेशा बैसाखी के सहारे बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाती रही। अब दूसरी पार्टी क्या बोल रही है कि हमारे साथ जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। बिल्कुल सही कहा, मुसलमान यादव जुड़ेगा तो समाजवादी आगे बढ़ेगा। उसमें और कोई जातीय धर्म वाला व्यक्ति नहीं आता, सिर्फ 2 ही आते हैं, मुसलमान और यादव आगे बढ़ेगा। उसमें मुसलमान भी नहीं आगे बढ़ता है, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाता है, और दरी बिछा के बेचारा खत्म हो जाता है। समस्या क्या है, इस देश में अगर कुछ हो रहा है या कोई बात कही जा रही है तो उसको मानने से इनकार कर देना। ये बताइए, दुनिया में उठा के इतिहास देख लीजिए, जिस इतिहास में, जिस देश में, जिस समाज में बंटवारा हुआ, वो समाज खत्म हो गया है। अब ईरान से पर्शियन खत्म हो गया। पर्शियन राज हुआ करता था, सबसे बड़ा राज्य था इस जमाने में। जब आप अलेक्जेंडर के जमाने में चले जाइए तो पर्शिया खत्म हो गया, वहां पर्शियन खत्म हो चुके हैं। आज इस्लामिक राज है, और वहां पे इस्लामिक राज स्थापित होने पे देखिए क्या क्या चीज हो रहा है। तो समाज जहां भी बटा है वहां कटा है। जहां तक बात हो रही थी कि भाई डेवलपमेंट की, बिल्कुल आप सामाजिक चीजों पे एक जाति, एक धर्म को लेके चल रहे हो। आपको अगर लेके चलना है तो सारे वर्गों को, सारे धर्मों को, सारे संप्रदाय को एक साथ लेके चलिए। आप एक वर्ग के लिए ही क्यों राजनीति बनाते हो, एक धर्म के लिए क्यों राजनीति बनाते हो, एक वर्ग धर्म को ही आगे क्यों बढ़ाने की चर्चा करते हो? समस्या समाजवादी हो चाहे बहुजन समाजवादी हो, अमिताभ जी, दोनों का समस्या ये है, ये परिवारवादी पार्टी है। ये बताइए, समाजवादी में यादव के अलावा किसका भला हुआ, और बहुजन समाज पार्टी में मायावती और परिवार के अलावा किसका भला हुआ? किसी का भला नहीं हुआ। ये बात करते हैं हरिजनों की, किस हरिजन का भला हुआ बहुजन समाज पार्टी में? भाई वहां पे ब्राह्मण आ गए तो जाके सत्ता में ला पाए, अगर ब्राह्मण ना होते तो सत्ता में भी नहीं आते। यही लोग ब्राह्मणों को गाली देते थे 10-15 साल पहले, सत्ता में आने के पहले। तो समस्या क्या है कि अपने प्रदेश को देखना चाहिए, अपने बैकग्राउंड को देखना चाहिए, और जब आप संविधान की बात करते हो, संविधान के बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेना चाहिए। संविधान सबको इक्वलिटी सिखाता है, सबको समान अधिकार देता है, लेकिन यह समान अधिकार हो ही नहीं रहा है। सब लोग संविधान की बात कर रहे हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने पन्ने हैं, कितने आर्टिकल कब छपा था, किसी को कुछ नहीं पता। सब संविधान की बात करते हैं। बताइए आदित्यनाथ जी ने ये बोला कि इसमें क्या बुरा है?
हम देख नहीं रहे बांग्लादेश में क्या हुआ है, हम देख नहीं रहे पाकिस्तान में हिंदुओं को 32 से 2% पे आ गया, हम देख नहीं रहे हैं कि यूरोप में क्या हो रहा है, हम देख नहीं रहे हैं कनाडा में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो उसमें बुराई क्या है? हम ये नहीं बोलते हैं कि किसी वर्ग या धर्म के साथ भेदभाव होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज भी तो उठाना चाहिए। हमारे सभा बड़े भाई जोशी जी यहाँ बैठे हुए हैं, 1 साल हो गया राम मंदिर को, लगभग होने वाला 1 महीने बाद 1 साल हो जाएगा जनवरी में, आज तक दर्शन करने नहीं गए। क्या राम की पूजा ये नहीं करते हैं? लेकिन समस्या क्या है, अगर जाएंगे तो रामचंद्र जी तो आशीर्वाद ऐसे भी दे रहे हैं, लेकिन समस्या जाएंगे तो एक वर्ग कट जाएगा, इसलिए वहां दर्शन करने भी नहीं जा रहे हैं। किसी भी आप विपक्षी पार्टी के नेता, चाहे वो राहुल गांधी साहब हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती को देखा राम मंदिर में, लेकिन सब टोपी जालीदार टोपी लगा के मस्जिद में जाने को तैयार है, रोजा अफ्तारी करने को तैयार है। समस्या यहाँ पे है, इनकी मानसिकता में समस्या है, डेवलपमेंट में समस्या नहीं है, सबका साथ सबका विकास में समस्या नहीं है, समस्या इनकी सोच में है, जिसको इनको दूर करना चाहिए। ठीक बात। अच्छा जोशी जी, कई बार विचित्रताएं हो जाती हैं। जब राम मंदिर में का लोकार्पण होना था तो मुझे याद समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाजपा कौन होती कार्ड बांटने वाली, हमारा मन, हम जाएंगे 22 के बाद जाएंगे हम सब लोग सपरिवार। खैर नहीं गए, वो जो संजय कह रहे वो भी बात ठीक है, साल भर होने को आया वो नहीं गए। लेकिन आप ही के जो सबसे, अखिलेश जी के बाद जो सबसे ग्लैमरस सांसद हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, अवधेश प्रसाद है ना, फैजाबाद वाले, वो कह रहे थे कि ये दिवाली पे हमको कार्ड नहीं दिया। अखिलेश जी कह रहे थे कार्ड देने वाले कौन होते हैं, हम इसलिए नाराज है कि ये कार्ड क्यों बांट रहे हैं, और अवधेश कह रहे हमको कार्ड नहीं दिया दिवाली का। एक लाइन तो रखो नहीं, या अवधेश लगता पढ़ते पढ़ाते नहीं जाता, समझते नहीं, याद नहीं रहे। अब आप जैसे विद्वान लोग उनको समय समय पर गाइड तो करो कि भैया ये लाइन नहीं लेनी है। वो कहते हमें बुलाए ना, दिवाली पे क्या बुलाना, आप भी दिया जलाते हर की सरयू की उस पे घाट पे। जोशी जी नहीं, देखिए जो सबसे बड़ा दिया था वो तो फैजाबाद में जल चुका है और बहुत तगड़ा प्रकाश है, और देश और विश्व में उसका प्रकाश जल रहा है, और वो प्रकाश जल रहा है पीडीए का। जमीन घोटाले वालों को जवाब मिल गया है, और जवाब मिल गया है राम मंदिर को लीक करने वालों को। तो अब तो कार्ड की औपचारिकता भी खत्म हो चुकी है, कार्ड मिले चाहे ना मिले। नहीं, वो शिकायत कर रहे थे अवधेश बाबू, वो कह रहे थे हमें नहीं, क्यों नहीं बुलाया जी। मैं कह रहा हूँ जनता का सर्टिफिकेट होता है, उससे बड़ा इस लोकतंत्र में कुछ नहीं होता अमिताभ जी। और वो चीख चीख के कह रहा है कि हमने जवाब दे दिया है जमीन घोटाले करने वाले भारतीय जनता पार्टी को और मंदिर लीक करने वाली भारतीय जनता पार्टी को। अभी चुनाव को टाला है इन्होंने, लेकिन चुनाव तो होना ही है अमिताभ जी, तो कोई भाग ही नहीं सकता, देश संविधान है, चुनाव होगा और उसमें भी हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। और भगवान श्री राम का आशीर्वाद तो भर भर के है। और मैं किसी भी भगवान को मानूं, मैंने कई बार विषय करा, हालांकि मैं अपनी व्यक्तिगत आस्था का कभी जिक्र नहीं करता। मैं एक फोटो मेरे फेसबुक में नहीं दिखा सकते आप कि मैंने भगवान के यहाँ गया और मैंने फोटो करा। अरे मेरा व्यक्तिगत विषय है, मैं किस भगवान को मानूं, कैसे पूजा करूं, मेरा व्यक्तिगत विषय जी। तो उसकी चर्चा भी क्या होनी है, जवाब जनता ने दे दिया है। ठीक है, एक बात जो जोशी जी ने कि मैं ओम प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर नावेद जी के पास जाऊंगा, लेकिन इस बात पर भी सपा को बौद्धिक तैयारी करके रखनी चाहिए। जब आप ये कहते हो कि जहां हम जीते वहां की जनता ने चीख चीख के ये कह दिया, तो जहां आप हारे हो वहां की जनता ने भी चीख चीख के कुछ कहा होगा। वो क्या कहा है वो भी तो बताओ फिर। भाई आप 37 सीट जीते, आपने कहा वहां की जनता ने चीख चीख के XY 1 2 3 कह दिया, तो जहां हारे हो वहां भी कुछ बोली होगी जनता। वो क्या बोली वो भी तो बता। आधा पक्ष तो नहीं चलेगा ना, अर्ध सत्य नहीं। ऐसा तो नहीं कि 80 जीत के बोले बात ही खत्म हो गई, अब तो जनता ने सब कुछ हमारी तरफ बोल दिया, ऐसा तो हुआ नहीं। जहां हारे हैं वहां जनता क्या बोली, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जहां आपको हराया वहां कुछ ना बोली हो और जहां जिताया वहीं बोली हो। जनता तो सब जगह बोलती है, तो उसका जी जी देखिए किसका प्रचार प्रसार और किसका आभा मंडल
और किसको दिखावे का आवरण ओढ़ा गया। उस आवरण को जनता ने नकारा है, उस आवरण की आवश्यकता नहीं थी। ठीक जोशी जी, आगे एक मिनट में आपने अपनी बात कह दी ना। जोशी जी, ये तर्क इसलिए नहीं चलेगा, आप भी कोई ऐसा तो थे नहीं कि आप रामनगरिया में कुटिया बना के रह रहे थे। आप भी चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव की तरह से लड़ रहे थे, साम दाम दंड भेद ये भी अपना रहे थे, आप भी अपना रहे थे। अब ये कहना कि नहीं, ऐसा थोड़ी कि रावण रथी भी रथ रघुवीरा, आप भी जहाज में घूम रहे थे, ये सब मत कहो ना। अगर आप ये कह रहे हो 37 सीटों पर जनता ने चीख चीख के कहा, तो जहां आप हारे हो वहां भी जनता ने चीख चीख के कुछ कहा है, वो भी सुनना होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि मीठा मीठा गप्पो गड़बड़ तू। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अयोध्या में सबसे बड़ा दिया तो जल चुका है, फैजाबाद में भाजपा की हार, अब कोई दिया बाकी नहीं रहा जलने के लिए। अवतार जी, विद्वान प्रवक्ता सपा के राजनीति के जानकार जोशी जी को 2 बार समय दिया। इन्होंने सरकार के कई चीजों पर इन्होंने सवाल उठाया, भगवान राम पर भी उठाया, तो हमें भी 2 मिनट का मौका दीजिएगा। पहला इन्होंने शुरुआत ये किया था कि जब लोकसभा का चुनाव में सीटें हमको कम पड़ी तो योगी जी ने कहा कि 400 के पार नारा हमने लगाया था, आत्म जो है ज्यादा विश्वास के कारण हम चुनाव हारे। हमने स्वीकार किया, हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि आत्मविश्वास। लेकिन हर चुनाव में जब चुनाव परिणाम आता तो आपके चैनल पर डिबेट होता, कांग्रेस कहती है कि चुनाव हारने का आत्ममंथन करेंगे, और समाजवादी पार्टी भी कहती है कि भैया लगातार चुनाव हार गए, अब इस पर आत्ममंथन करेंगे। 2022 का जब विधानसभा चुनाव हारे तो लखनऊ में आत्ममंथन हुआ था, और आप भी तब चला ही रहे थे। उसमें एक बड़ी बात आई थी आत्ममंथन में, अखिलेश यादव जी ने कहा, सर्वजात सर्व समाज को लेकर चलने वाले, कि चुनाव आयोग ने भाजपा के पन्ना प्रमुखों से मिलकर हर विधानसभा में 20% यादवों का और 20% मुसलमानों का वोट कटवा दिया, निकलवा दिया हर विधानसभा में। ये आत्ममंथन से बात उठी थी। दूसरी बात, हम तो मंत्र दे रहे हैं, जागो जागो, ये तुष्टीकरण वाले जो बांटने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ जागो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? कहते हो कि द्वापर युग में द्वारकाधीश थे, कलयुग में सत्ताधीश है। कौन है सत्ताधीश भैया? अखिलेश यादव द्वारकाधीश थे, सत्ताधीश थे। दूसरा अयोध्या की बात आई, मैं एक बात कहूंगा, मैं ज्यादा विषयों पर नहीं जाना चाहता। भाई 4 बार पिता पुत्र की सरकार थी। जब हमने राम राम कहा तो पिता ने कहा कि हम बजरंगबली के भक्त हैं, पुत्र ने कहा हम कृष्ण को मानने वाले थे, हम तो गोली चलवाई चुके हैं अयोध्या में राम भक्तों के ऊपर। हमने तो एक वर्ग को, देश को खुश कर दिया गोली चला करके। और मुलायम सिंह यादव ने कहा कि 16 नहीं, अगर 60 लाशें गिरानी पड़ती तो हम इसमें भी हिचकते नहीं, एक वर्ग को खुश करने के लिए। आप ये बताइए, कोई पूछने वाला इनसे है कि जब इनकी सरकार थी 300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष कब्रिस्तान की दीवार बनाने पर खर्च किया। जोशी जी बहुत जानकार है, शायद इनकार कर दे कि नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं किया। इनकी सरकार 300 करोड़ रुपया कब्रिस्तान की दीवार पर और 300 करोड़ रुपया तुकबंदी नहीं है सफाई महोत्सव पर खर्च किया। अरे कर देते हनुमानगढ़ी का विकास, कर देते उनके पुत्र मथुरा का विकास, 1 रुपया नहीं दिया। छोड़िए काशी और अयोध्या में भगवान राम से तो इनको एलर्जी थी, टूटी खाट, टूटी पंखा, टूटी पाट, मतलब वो तो है। इन्होंने अगर मथुरा का विकास कर दिया होता, अयोध्या कर दे, भगवान राम का न कर देता, तो मैं मानता कि इन्होंने जो है वो कर दिया। तो जब आपको एक वर्ग को खुश करना है, आप नारा क्या देते हो? कभी यमवाई, यही नारा था इसके पहले चुनाव में, यमवाई माने भैया यादव और मुसलमान। फिर कहा, इस बार नारा क्या लगाया? पीडीए माने परिवारवाद। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है, दोबारा ठीक ओपी सिंह जी, दोबारा मैं आता हूं। का गठबंधन है ठीक जोशी जी, इसके अलावा आपका नावेद अयाज। फिर वही बात कि अगर ये कहा जाए कि एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, एक नहीं रहोगे तो संकट में पड़ जाओगे, कट जाओगे, तो इसमें तकलीफ क्यों हो?
नहीं, ये तो सभी बात कहते कि एक रहो। भारत के जहां से इतिहास, रुक जाओ बाबू, जहां से इतिहास शुरू हुआ, पंचतंत्र की कथा आती है, उसमें एक प्रमुख कथा यही है जो ये बताती कि एक नहीं रहोगे तो सब तोड़ दिए जाओगे। वो एक गुरु अपने शिष्य को लकड़ियां दे के समझाता है, वहीं से बात शुरू होती है, आज से 3500 साल पहले। फिर इसमें बिदकने की क्या बात है? देखिए अमिताभ जी, इस नारे में जो फूट दालों की बू आ रही है उसको आप भी जानते हैं और यहाँ बैठे हुए विद्वान भी जानते हैं। अगर ये नारा भारतीय जनता पार्टी अपनी व्याख्या में ये कहे कि ये नारा हमने ईसाई भाइयों के लिए जोड़ने के लिए लगाया है, ये नारा हमने सिख भाइयों को जोड़ने के लिए लगाया है, ये नारा हमने ब्राह्मणों को साथ लेके चलने के लिए लगाया है, ये नारा हमने दलितों को साथ लेकर चलने के लिए लगाया है, ये नारा हमने मुस्लिमों को साथ लेकर चलने के लिए लगाया है, तो हम इस नारे का स्वागत करते हैं। और अगर ये नारा एक धर्म विशेष को, दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को, दूसरे कमजोर समुदायों को अलग कर और एक समुदाय के प्रति नफरत फैलाकर जोड़ने की बात करता है, तो हम इस नारे का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस चाल और चरित्र पर काम करती है, जो शमशान और कब्रिस्तान पर देश के प्रधानमंत्री जैसे पवित्र पत्र पर बैठे हुए शख्स बात करते हैं, कपड़े देखकर पहचानने की बात करते हैं। आप आजकल इस बात पर बहुत चर्चा होती है कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहे हैं, तो भारत में जो सरकार बैठी है उसने आज हाथ से हाथ क्यों बांध रखे हैं? क्यों अपनी सेना को वो नहीं करते? आज वो अपना दुनिया में डंका होने की बात करते हैं, तो क्यों वो बांग्लादेश पर कार्रवाई करवाने की बात नहीं करते? क्यों अपनी बॉर्डर से सेना पार कर पाकिस्तान के हिंदू भाइयों को सुरक्षित करते? इसके उलट आप इतिहास में जाइए, जब जब चीन से टकराने की बात आई है तो देश का अल्पसंख्यक हो या मुसलमान हो, उसने बॉर्डर पर शहीद होने की बात की है। जब जब कश्मीर के मसलों की बात आई है और देश को आतंकवाद से बचाना हो तो देश के मुसलमान ने अपना सर कटाकर देश को बचाया है। जब जब पाकिस्तान से टकराने की बात आई हो तो सीमा पर मुसलमान ने अपना सर कटाकर अपनी छाती पर गोली खाकर भारत को सुरक्षित करने की बात की है। आप अगर भारत के मुसलमानों को भारत से अलग करने के लिए नारे लगा रहे हैं और बांग्लादेश के मुसलमान को और भारत के मुसलमान को एक नजरिए से देख रहे हैं, तो ये हमारी आपत्ति है। भारत का हिंदू भारत का बड़ा भाई है और भारत का बड़ा भाई हमेशा हिंदू मुसलमान, ठीक है नावेद बाबू, ठीक है, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा से रहा है और छोटा भाई भी हमेशा अच्छे स्वभाव से रहा। रुक जाओ भाई, छोटे भाई बड़े भाई रुक जाओ। मैं संजय राणा के पास आऊं उससे पहले एक बात और कहूं कि गोल गोल बातें हर मौसम में नहीं चलती। अब मौसम बदल रहा है, बातें को स्टाइल बदलो, तथ्यात्मक रहो। ब्रिगेडियर उस्मान हमारे उत्तर प्रदेश के थे, भारत के मुस्लिम समाज से पहले व्यक्ति थे जिनको शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। गाजीपुर से वीर अब्दुल हमीद, हमारे उत्तर प्रदेश से, उनके कुल गोत्र के किसी आदमी को बहन जी ने टिकट दी? मुलायम सिंह जी ने टिकट दी? नहीं। किनको टिकट दी? अतीक, मुख्तार, फलान, ढिकान, क्या बोले भैया ने 20 कत्ल ठोके हैं, बोले तुरंत लाओ, यही आदमी अच्छा है, इसी को टिकट देंगे। बोले ये 40 वाला मिल गया, बोले 20 वाले को भगाओ, इसको छोटा चुनाव लड़ाएंगे, इसको 40 वाले को दो लोकसभा। ठीक, वो भाषण देते हैं कि क्या करना चाहिए मुसलमान के साथ। मुझे बता, रुक जाओ भाई, मुझे बता दो, मायावती के चेंबर में, अखिलेश जी के चेंबर में अब्दुल हमीद की फोटो है, उस्मान साहब की फोटो है? नहीं। आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि भारत के मुसलमानों के ये प्रतिनिधि हैं? आपको रिजवान प्रतिनिधि नजर आया, अतीक नजर आया, मुख्तार नजर आया, अब भाषण देते हो यार। अगर आप मुसलमानों के सच्चे वफादार हैं तो आपको ये कहना चाहिए था कि आप लोग इनकी ओर मत देखो, आप कलाम साहब की ओर देखो। कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने ना। भारतीय जनता पार्टी को 3 बार राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। एक बार मुसलमान बनाया, एक बार आदिवासी बनाया, एक बार दलित बनाया। जोशी जी, इससे बड़ा पीडीए और क्या होगा? हमको कोई समझा दे, इससे बड़ा कोई पीडीए है क्या? एक बार मुसलमान, एक बार आदिवासी, एक बार दलित, और 4 बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर भाजपा रही है। एक बार ब्राह्मण रहा, 3 बार ओबीसी रहा। इससे बड़ा पीडीए बता दो भैया कोई हो तो।
बहन जी की यहां कोई पीडीए नहीं, बहन जी की सरकार आएगी या तो आएगी, नहीं आएगी तो वही बनेंगी, किशु चैप्टर खत्म। आपके यहां भी या तो सरकार आएगी, नहीं आएगी तो अखिलेश जी बनेंगे, चैप्टर क्लोज्ड। कोई कुर्मी ये इच्छा नहीं रख सकता कि हम बन जाएंगे ना, कोई गड़रिया पाल ये इच्छा नहीं रख सकता। पाल प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं इलाहाबाद वाले, पर मुख्यमंत्री नहीं। बहन जी क्या बहन जी रहेंगी या आकाश रहेगा, ये है ना अंतर। इस अंतर को समझना पड़ेगा कि मुसलमानों के जो प्रतीक हैं भारत में, वो ऐसे किसने खड़े कर दिए, मुख्तार और अतीक जैसे, और उस ब्रिगेडियर उस्मान और वीर अब्दुल हमीद को नहीं पूछा क्यों? संजय राणा, अब्दुल हमीद का परिवार, मुझे याद नहीं कि बहन जी की सरकार रही 4 दफे, मुलायम सिंह जी की और अखिलेश जी की 4 दफे रही, 4 दफे दोनों रही की सरकार रही। कभी उसके गांव जाके उसके परिवार को सम्मानित किया हो, या अपने यहां बुला के सम्मानित किया हो, पांव छुए हों अब्दुल हमीद की पत्नी के? नहीं। मुझे यह दृश्य याद है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अब्दुल हमीद के परिवार को सम्मानित किया था अपने यहां बुला के। संजय राणा, बिल्कुल अमिताभ जी, आपने सही कहा है कि वीर अब्दुल हमीद के जो पुत्र हैं वो अर्नेस्ट फैक्ट्री कानपुर में कार्यरत है, शायद रिटायर हो गए होंगे, लेकिन उनके घर पे या चाहे कानपुर में जब सरकारी आवास में रहते थे या उनकी पत्नी रहती थी ना, वहां पे कभी कोई गया है? मुलायम सिंह हो, अखिलेश हो, चाहे मायावती हो या मायावती पार्टी, दोनों पार्टियों के लोग हो, कोई नहीं गया। अभी मेरे भाई बड़े अच्छी बात बोल रहे थे, मुसलमान अब छोटा भाई है, ये हम सब एक है। ये बताइए, जय फिलिस्तीन का नारा क्यों दे दिया था भैया? फिलिस्तीन हमारा क्या भाई लगता है? अगर बांग्लादेश का हिंदू हमारा भाई नहीं तो फिलिस्तीन का जय फिलिस्तीन बोलने वाला आपका भाई लगता है? तो आपको सोचना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, मस्जिदों तो अजान कौन लगा रहा था? हम लगा रहे थे कि आप लगा रहे थे? तो आपको अपने गिरमान में भी झांक के देखना पड़ेगा। चौथी महत्वपूर्ण बात, ये बात करते हैं मुसलमानों की, बताइए अब्दुल कलाम साहब को हराने वाली कौन सी पार्टी थी? यही पार्टियां थी। उनको दोबारा प्रेसिडेंट ना बनने देने के लिए कौन पार्टी काम कर रही थी? यही पार्टी काम कर रही थी। तीसरा, द्रौपदी मुर्मू जी आज हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एसटी वर्ग से आती हैं, उसके लिए उसके अगेंस्ट में कौन खड़ा था, किस पार्टियों ने उसके अगेंस्ट में वोट दिया था, हम सबको पता है। तो ये पीडीए की बात क्या करते हैं? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, यहां पे सिंपल से बात है, अपना गुट बनाना और अखिलेश का गुट बनाना। पीडीए से कोई इनका तात्पर्य नहीं है कि ये अल्पसंख्यक की चर्चा कर रहे हैं या दलितों की चर्चा कर रहे हैं। ये बताइए, अखिलेश जी के साथ कब से दलित आ गया? कभी दलित अखिलेश जी के साथ नहीं जा सकता था। समस्या क्या है कि ये सब बहाने हैं, सब इस्तीगुफा है अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रखने के लिए। ये किसी ना किसी को भ्रमित कर रहे हैं। हम तो कहते हैं अमिताभ जी, मुसलमानों को, इस देश के मुसलमानों को मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने सिखाया है कि अपनी बातों को रखा, अदरवाइज तो मुसलमान आराम से बैठा था, जो भी पार्टी आएगी वो हमारे लिए काम कर रही, वो कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाए। आज प्रतिनिधित्व की अगर बात करता है मुसलमान इस देश का, उसका कारण कौन है? उसका कारण मोदी जी है। तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। अदरवाइज ये 2 पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, 75 साल से दरी बिछाने का ही तो काम हम मुसलमानों से करवा रहे थे। ये बताइए, अखिलेश में आजम खान साहब का क्या हाल किया? देखा आपको प्रदेश में क्या हाल हुआ? आप जाके बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा नेता का नाम बता दीजिए मुसलमानों, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन समस्या यह है, बातें उनकी करते हैं, वोट उनका चाहिए, लेकिन सरक दरी बिछाने के लिए उनको यूज किया जाता है, मुसलमानों के विकास के लिए यूज नहीं किया जाता है। बताइए, यहाँ पे सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो क्या मुसलमान उसमें नहीं मिल रहा है? उसमें क्या दलित को नहीं मिल रहा? उसमें बैकवर्ड को नहीं मिल रहा? ठीक है संजय भाई, मिल रहा है। ठीक है। जोशी जी, एक प्रश्न है, फिर आप उत्तर दीजिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन ये सवाल मुलायम सिंह जी और मायावती जी दोनों से को संबोधित है। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन दोनों संस्थानों में SC ST का आरक्षण नकार दिया गया। क्या ना नेताजी ने आवाज उठाई, ना अखिलेश जी ने उठाई, ना कांशीराम जी ने उठाई, ना मायावती जी ने उठाई? क्यों? उठाना चाहिए ना। भारत में रहते हैं, भारत के खजाने से आपको तनख्वाह जाती है, SC ST को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और ये संविधान की कसम आप लोग दिन में 3 दफा खाते ही हो, इसमें तो कोई रोक है ही नहीं। एक सुबह, एक दोपहर में, एक रात में संविधान की तो कसम खाई रहे हो। संविधान का इससे बड़ा उल्लंघन क्या हो सकता है? भारत ने तय किया कि SC ST को हम रिजर्वेशन देंगे, लेकिन जामिया ने और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हम नहीं देंगे। आप लोग क्यों चुप रहे हैं?
आज बोल दीजिए, चलिए अब तक चुप रहे, अब बोल सकते हैं क्या जोशी साहब? माननीय जी, अमिताभ जी, पहले तो आपकी बात से शुरू करूंगा। आपने कहा था कि अब्दुल हमीद का पोस्टर या अब्दुल हमीद का फोटो बसपा कार्यालय और सपा कार्यालय में नहीं है। मेरे कुछ साथियों ने बताने का काम करा कि भारतीय जनता पार्टी के गेट से लेकर और अंदर तक सब जगह केवल अब्दुल हमीद के पोस्टर लगे हुए हैं। मेरे को याद आता है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अभी हमारे संजय राणा जी कह रहे थे कि मुसलमानों को धन्यवाद करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल धन्यवाद करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक पद पर क्या कहा और जवाब भी ठीक ठाक सा मिला है। उन्होंने कहने का काम करा मटन मछली, उनकी वेशभूषा से हम पहचान लेते हैं। उन्होंने बोलने का काम करा कि मुसलमान अगर सत्ता में अगर ये आ गए तो ये मुसलमान आपके मंगलसूत्र छीनने का काम करेगा। ये देश के माननीय प्रधानमंत्री का इस बात के लिए सम्मान होना चाहिए। हालांकि विदेश में जाकर वो गलबैया करते हैं, मस्जिदों में जाने का काम करते हैं। देश ने देखा है कि इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी जी सजदा करके आए थे जिन्ना की मजार पर, और हमने ये भी देखा था माननीय प्रधानमंत्री जी बिन बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान पहुंच गए थे। तो क्यों नहीं उनको सजदा करना चाहिए मुसलमानों का? पहला विषय तो मैं आपका कहना चाहता हूँ। दूसरा, आपने जो उस पर आपने जो विषय पे आपने कहने का काम करा, निश्चित तौर पे हमारा मानना है कि सेंटर में जो भी, क्योंकि मेरे को लगता है अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट की यूनिवर्सिटी है तो निश्चित तौर पर जो कानून है वो सबके लिए कानून के तहत ये होना चाहिए। और इसकी अगर मांग नहीं भी उठी तो मेरा मानना यह है कि इस पर निश्चित तौर पर उन लोगों को मिलना चाहिए जो आरक्षण की जो व्यवस्था के तहत संवैधानिक है उस पर होना चाहिए। जो बात ठीक है। अभी एक विषय और रह गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जनता इतना अच्छा सा समझती है, 80-20 की बात आप लोग करेंगे। 403 में बताना चाहता हूँ, संजय राणा को शायद पढ़ाई करके आए नहीं आए। 417 का चुनाव, 22 का चुनाव, 403 विधानसभा में एक मुसलमान को टिकट देने लायक ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं समझा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करोगे। हमारी सूची को उठा के देख लेना, कौन सी जाति, कौन सा धर्म, कौन लोग को टिकट नहीं देने का काम करा माननीय अखिलेश यादव जी ने। ठीक है जोशी जी, बिल्कुल ठीक बात कही। लेकिन बात, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हमारी गलतियां वो डिलीट नहीं होती इतिहास से। इतिहास का यही अच्छा या बुरा सबक है। 10 वर्ष जो सरकार थी मनमोहन सिंह की, वो मुलायम सिंह और मायावती के समर्थन से चल रही थी क्या? एक बार हनक के कह देते तो अलीगढ़ और जामिया दोनों में लागू करना पड़ता? नहीं, कोई बोला नहीं ना, कोई बोलना नहीं है क्या? पिछड़े और दलितों के प्रति प्रेम कहां गया था? मायावती दलित, मुलायम सिंह जी पिछड़े, लेकिन उनके रिजर्वेशन के लिए नहीं बोले। हज में और पैसा दो, वो तो चिट्ठी लिखी, बोले भी, लेकिन ये दलित पिछड़ा बनाए, बोले रिजर्वेशन भी लेंगे ये लोग। दिमाग खराब हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में कोई दखल नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? वो भारत सरकार के पैसे से नहीं चल रही, वो कुवैत के पैसे से चल रही क्या? नहीं ना। और जोशी साहब ने जो बात कही, मैं उस बहस में नहीं आया था कि किसने टिकट। मैंने कहा कि अतीक और मुख्तार को आपने प्रतिनिधि बना दिया मुसलमानों का। मेरी पीड़ा ये है, ब्रिगेडियर उस्मान और बीर अब्दुल हमीद को प्रतिनिधि क्यों नहीं बनाया? तब जोशी साहब उधर लेके बोले इनके क्या पूरे कार्यालय में फोटो लगी? नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी चल के नहीं गया वहां, ना अपने घर बुलाया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने पूरे परिवार को बुलाया और बीर अब्दुल हमीद की पत्नी के साष्टांग दंडवत करके पांव छुए। ये आप नहीं कर सकते थे? आप अतीक के कुत्ते से हाथ मिला सकते थे मंच पर, लेकिन अब्दुल हमीद के परिवार को के यहां जाके प्रणाम नहीं कर सकते थे। इसका मतलब आपके निगाह में अतीक बड़ा आदमी था, मुसलमानों का नुमाइंदा था, और बहनजी के निगाह में भी रिजवान और मुख्तार नेता थे। और बात संविधान की करेंगे 24 घंटे। अगर आप लोगों ने मुसलमानों को समझाया होता कि नहीं तुम्हारे नेता ये लोग, तुम्हारे आइकॉन ये लोग होने चाहिए, तो एक सलाहियत नहीं आती क्या? गुंडे मवाली किसी के आइकॉन क्यों हो, लेकिन बना दिए गए।
आजमगढ़ में जोशी साहब किनकी फोटो लगे बिक रही हैं? आजमगढ़ में तो विद्वान लोग भी हुए हैं क्या? कैफे आजमी भी हुए हैं, उन्हें को पूछ रहा है? छोटा सलीम और मोटा सलीम और बड़े सलीम और ठिगने सलीम यही चल रहे हैं ना? क्यों उनको कैफे आजमी को क्यों नहीं पूछा जा रहा? ये समस्या। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भैया भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सबक सिखा दिया, अयोध्या में दिया जल गया पीडीए का, और इसीलिए अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप हार को कब तक टालोगे? जी जी बिल्कुल। बसपा के और सपा के साथियों ने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया। अब मैं शुरुआत करता हूं सारे बिंदुओं में। आज समाचार पत्र में फोटो सहित एक प्रमुख समाचार छपा है, शायद आपने दैनिक जागरण में पढ़ा हो गया, देखा। मौलाना मदनी साहब ने मुसलमानों के एक सम्मेलन में तकरीर करते हुए कहा कि बटोगे तो देश कमजोर होगा, हिंदू मुस्लिम एक रहोगे तो देश मजबूत होगा। यह समाचार पत्र के मुख्य हेड। तो इनको जाकर के मदनी साहब का, मौलाना मदनी का विरोध करना चाहिए। ये बटोगे तो कहां शब्द ला दिए, और एक रहोगे ये शब्द कहां से ला दिए? दूसरे उससे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, हमारे बसपा के प्रवक्ता ने तो पता नहीं गंगा जमुनी तहजीब की वो परिभाषा बता दी कि हमने कभी डिबेट पर सुना नहीं। लेकिन एक परिभाषा मैं भी जानना चाहता हूँ जोशी जी से भी और बसपा से भी और अदृश्य पार्टी कांग्रेस से भी, कि भैया जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पाकिस्तान में हुआ, कनाडा में हुआ, छोड़िए अपने देश में पश्चिम बंगाल में हुआ, कर्नाटक में हुआ, या जहां इनकी राज्य है वहां हो रहे हैं, हमको एक नाम केवल कोई बता दे, मैं जो कहिए मैं हार जाऊं चैनल पर। प्रमुख मुसलमान नेता ने या प्रमुख विपक्षी पार्टी ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की और मांग किया कि सनातन धर्मियों और हिंदुओं की रक्षा की जाए। बल्कि क्या किया, ये प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, देश में इनकी सरकार है, क्यों नहीं पाकिस्तान में घुस जा रहे हैं, क्यों नहीं बांग्लादेश में घुस जा रहे हैं हिंदुओं की सुरक्षा की? हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि चाहे जितना अत्याचार हो। और योगी जी ने कह दिया कि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और उन्होंने उदाहरण बांग्लादेश का दिया, उस पर जो है इनको नफरत की बू आती है, और आप जो है जिस तरह से कर रहे हो वो नहीं। दूसरी बात, हम नफरत पैदा कर रहे हैं और छोटी छोटी बात पर खुलेआम मंच से ये कहा जा रहा है कि अगर आप बोलोगे तो सर से तन जुदा कर दिया जाएगा। ताली बजा के कांग्रेस सपा ये सब इसका स्वागत कर रहे हैं। और इसमें आपने देखा क्या हुआ, सीधे नमूना है, कह रहे हैं कि भाजपा ने दंगा करा दिया और राम गोपाल मिश्रा मारा गया, उसका कोई दुख नहीं है। लेकिन गाना कौन सा बज रहा था, इस पर सवाल। अच्छा, पुलिस कह रहे थे झंडा कैसे उतरा, इस पर सवाल। लेकिन इस पर सवाल नहीं है कि उसके नाखून उखाड़ लिए गए, 32-36 गोलियां लगी, बर्बरतापूर्वक एक नौजवान की हत्या हो गई। हम उसके साथ नहीं खड़े भाई, देखो हमारा वोट का नुकसान हुआ। दूसरी बात, जोशी जी बड़े विद्वान आदमी, साथ समाजवादी पार्टी में इतना राजनीति का जानकार कोई आदमी नहीं करना, ट्रेन के अंदर हत्या करना, भगवान श्री राम जी के नाम का इस्तेमाल करना राजनीति के लिए। ओपी सिंह जी एक मिनट आ रहे नावेद आ रहे हैं। ओपी सिंह क्या बात की जी, ओपी सिंह जी कंक्लूड करिए जी। हाँ, एक बात मैं और करके सारा समय लोगों को दे दीजिए, क्योंकि ये ज्यादा देश के प्रति है, क्योंकि ये नारा लगाने वाले हैं कि बिखरोगे तो देश मजबूत होगा। मे भी एक सवाल जोशी जी ने बड़ा अच्छा किया हमारे ऊपर कि मुसलमानों को हम टिकट नहीं देते, और हमें देखो 9 उपचुनाव में 9 सीट है, 4 सीट हमने भाईजान को दे दिया, मतलब 45% हमने जो है अपने भाईजानों को लड़ा दिया। और वो दिन दूर नहीं जब जोशी जी त्याग करेंगे और कहेंगे कि उस उत्तर प्रदेश का अगला सीएम भाईजान होगा। है कोई माइकल आन या पीडीए का नारा लगाने वाले? अरे मुलायम से, अखिलेश यादव,
डिम्पल यादव, श्री गोपाल यादव, राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव। ठीक है, ठीक है ओपी सिंह, कोई तो वारिस तैयार होगा। ठीक है, क्यों नहीं हिम्मत है जोशी जी बोल दो ठीक है, कि अगला अब रुकना होगा, सीएम अब रुकना होगा। हमारा मैं एक छोटी पीडीएस छोटी से टिप्पणी होगा, सबसे लूंगा। संजय मुसलमान राणा, होगा। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है। संजय राणा, उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, दोनों टॉप लीडर्स के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, योगी जी और अखिलेश जी। और मायावती जी को अपनी और अपनी पार्टी दोनों की रिलेवेंस सिद्ध करनी होगी इसी बाई इलेक्शन में। छोटी सी टिप्पणी। प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहता है और हमेशा चाहते हो हर सीट को जीतते जाए। लेकिन इस समय अगर देखा जाए प्रतिबंधी जो है, जो चुनाव हो रहा है दो पार्टियों के बीच में हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुजन समाजवादी पार्टी आज के दिन में अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। दो पार्टियां चुनाव लड़ रही है, तीसरी पार्टी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ठीक, नावेद अयाज, महान नेता, ठीक है नावेद अयाज, बीएसपी को अपनी रिलेवेंस साबित करनी होगी। 9% पर आकर खड़ी हो गई है पार्टी। राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं, लोकसभा में सदस्य नहीं, विधान परिषद में सदस्य नहीं, विधानसभा में एक सदस्य, ये स्थिति बन गई है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुत जल्दी एक बड़ी वापसी की तरफ जाएगी और बहुजन समाज पार्टी कभी भी जो है इस तरह के चुनाव में नहीं जाती जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने एक नूरा कुश्ती के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच एक मैदान बना दिया है और देश और प्रदेश की जनता के साथ जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें बहुत पीछे धकेल दिया है। उठाओ ना मुद्दे, ये ना उठाएं, छोड़ो इनको, जाने दो, आप उठाओ मुद्दे। हम बिल्कुल उठा रहे हैं। हम आरक्षण में वर्गीकरण जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो, हम उस पर बात करते हैं। नौजवानों की भर्ती के लिए निकाले हुए पर्चे बार बार कैंसिल कर दिए जाते हैं, भर्तियां बार बार कैंसिल कर दी जाती हैं, परीक्षाएं बार बार कैंसिल कर दी जाती है, हम उस पर बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी हर मुद्दे पे बात करती है अमिताभ जी। और मेरे एक छोटा सा सवाल है नावेद बाबू, एक छोटा सवाल है, समय कम है तो तकरीर में। मुझसे कोई आज कह रहा था कि अब ये नया फैसला हुआ है कल रात कि बहन जी और आकाश दोनों नहीं निकलेंगे प्रचार में, क्या नावेद अयाज कराएंगे चुनाव? पहले था कि दोनों जाएंगे, आपको उनने फैसला किया, बोले हम दोनों नहीं जाएंगे, अब बच्चे लड़ें। क्यों, ऐसा है क्या? अमिताभ जी, राजनीति में कौन बड़ा और कौन बच्चा होता है? 25 साल का एक नौजवान भी संसद का सदस्य हो जाता है। और लेकिन मेरे हिसाब से, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा सार्वजनिक तौर पे अभी कोई डिसीजन बहुजन समाज पार्टी, चलिए ठीक है, 2-4 दिन में हो जाएगा। हमें किसी ने बताया तो हमने कहा आपसे पूछ ले। अभी सार्वजनिक तौर पे, अरे मेरे भाई रुक जाओ, अगर रुक तो जा भाई, तुम तो बुलेट ट्रेन बनाए हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर उसकी व्याख्या तो करनी पड़ेगी कि मायावती ने खुद को भी दूर रखा और आनंद से कहा लला तू भी बाहर मत जा, इधर आ। कोई तो मसला होगा, कोई तो मसला होगा ना, तो उसको समझना पड़ेगा। उस वक्त फिर भागने नहीं देंगे, उस वक्त फिर तो समीक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, 8 तारीख से हर दिन 3 विधानसभा क्षेत्रों में योगी जी जाएंगे। कल अखिलेश यादव गाजियाबाद में ही, आज ठीक, तब बहन जी और आकाश आनंद दोनों ने अपने को विड्रॉ कर लिया, तो कुछ तो है। जोशी जी, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के लिए नाक की लड़ाई, छोटी सी टिप्पणी। देखिए, बिल्कुल ये निश्चित तौर पे ये जो चुनाव है आने वाले समय का जो आगाज है वो बता देंगे। और ये बहुत जिम्मेदारी से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और निश्चित तौर पे मुकाबला भी केवल भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में है। अन्य राजनीतिक दलों के बारे में देश और प्रदेशों को पता है, वो कौन किसके लिए क्या काम करते हैं, ये मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं, देश और प्रदेश समझता है। मुझे कोई टिप्पणी भी मेरा इस प्रकार की करता नहीं हूँ। आपने प्रश्न पूछ लिया, इसलिए विषय थोड़ा बहुत देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सबको पता है कि कौन कहाँ बैठ रहा है, किसकी चाबी किस पे चल रही है, ये पूरा प्रदेश और देश जानता है। अच्छा, आप ये कह रहे हो, वो गाना था जितनी भरी चाबी उतना चले खिलौना, एक बहुत पुराने सिनेमा गाना था। आप पुराने व्यक्ति। ओपी सिंह जी, योगी जी और अखिलेश यादव दोनों के चेहरे का इम्तिहान, इसी को दूसरे रूप में कह दो, भाजपा और सपा दोनों की नाक की लड़ाई।
है नई चुनाव, नई जगह चुनाव, लेकिन इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा, लखनऊ से लेके दिल्ली तक। ओपी सिंह जी। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा ताज जी आपने जो कहा। जब से साहबजादे को कुर्सी मिली है और उससे जब तक योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और जब से अखिलेश यादव ने सपा की कमान संभाली, तब तक ये दोनों के अस्तित्व की लड़ाई तो है ही है। और इसीलिए देखिए कि सारे चुनाव में केवल पीडीए का और भ्रम फैलाकर कुछ सीटें बढ़ गई, वरना तो लगातार योगी जी ही पीछे पड़ रहे हैं ना। आप चाहे 14 से उठा के बाद देख लीजिए, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में 24 पड़ गया, बाकी तो इनको हार का सामना ही करना पड़ा है। और देखिएगा उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। 23 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएगा, भाजपा जो है केंद्र की भाजपा के जो बड़े लोग हैं वो योगी जी के नाम पे बने हुए हैं। आज ये स्वीकार कर ले कि 2027 का योगी जी के नाम पर लगाया है केंद्र में बैठे हुए। ठीक है, ठीक है ओपी सिंह जी, रुकना होगा, नावेद अभी रुकना होगा। 27 के सत्ताधीश का रिहर्सल ठीक है, ठीक है ओपी सिंह जी। बड़ी विचित्र स्थिति है। मुख्तार अंसारी को इसी उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनेता ने समाज सेवी कहा सार्वजनिक तौर पर, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान को कभी मंच से याद नहीं किया। पूर्वांचल में गुड्डू, पप्पू, फन्ने, रिजवान, जहीर जन किन किन को याद किया, लेकिन बीर अब्दुल हमीद को कभी माइक पर याद नहीं किया। क्यों? मेरी पीड़ा यही है, भारत के मुसलमानों के प्रतिनिधि चेहरे ये लोग क्यों नहीं हुए? कलाम साहब से बड़ा नाम कोई हो सकता है क्या? नख से शिख तक परिष्कृत अद्भुत व्यक्तित्व। कोई मंच से नाम लेता है अलीगढ़ में चुनाव में? नहीं। कभी आजम खान ने नाम लिया कलाम साहब का? नो। कभी मुख्तार ने लिया, अतीक ने लिया? नहीं। वो दोनों पार्टियों में रहे दोनों लोग। क्यों? वो अच्छे नहीं लगते आपको? वो अच्छे लगते हैं। लड़ाई यही है, यही समस्या है। जिन्होंने देश के लिए प्राण दिए उनको आइकॉन मानने को तैयार नहीं, और जिन्होंने लूटपाट की, गड़बड़ घोटाले किए, अत्याचार अपराध किए, उनको आप रॉबिनहुड बनाना चाहते हैं। लालू जी को शहाबुद्दीन प्यारा लगता है, हैं? शहाबुद्दीन का लड़का ओसामा भी प्यारा लगता है, लेकिन कलाम साहब की जिक्र नहीं करते वो। अभी ओसामा के संग फोटो खिंचाई उन्होंने, कलाम साहब की फोटो कभी नहीं स्मरण करते। यही एक बड़ा विषय है। दूसरी बात है, जुड़ोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इस पर आपत्ति वो लोग नहीं कर सकते जो लोग फिलिस्तीन की लड़ाई में झंडा यहां फहराते हैं और जुलूस निकालते हैं अलीगढ़ में फिलिस्तीन के पक्ष में। क्या गाजा के पक्ष में अलीगढ़ में जुलूस निकालने वाले लोग, बरेली में जुलूस निकालने वाले लोग इस नारे का विरोध किस मुंह से कर रहे हैं? क्यों नहीं एक होना चाहिए? आप तो कह रहे हो पूरी धरती के मुसलमान एक हो जाओ, और यहां तो ये बात हो रही भारत के हिंदू एक हो जाओ। हम तो कह रहे कि चलो ठीक है, हिंदू ही के लिए है नारा, तो क्या बुरा है क्या? एक नहीं होना चाहिए। और जिस देश ने अपनी आंखों में इतने कड़वे प्रसंग देखे हो जोशी जी, वो मूर्ख हैं जो इस बात को नहीं माने। बटे इसीलिए बिन कासिम असफल हुआ। पहला आक्रमण बिन कासिम का था, इस्लामिक आक्रमण भारत पर, बिन कासिम 7वीं शताब्दी में, और वहां से लेके फिर सिलसिला चला अंग्रेजों तक। बाबर कितने, एक बार मैंने कहा था बाबर कितने आदमी लेके आया था, और भारत की आबादी कितनी थी उस वक्त? अरे थप्पड़ मारते सब मिलके तो बाबर और बाबर के आदमी सब कब्र नशीन हो जाते। राजपूताना बटा इसीलिए कटा। इतिहास में जोशी जी इस पर कहीं कोई भ्रम है क्या? रानी लक्ष्मीबाई का किला किसने खोला? अंग्रेज तो नहीं तोड़ पाए थे, बटे इसलिए किला खोला। मैं इसे 1000 उदाहरण दे दूं।
भारत में दंगे किसने कराए, बम विस्फोट किसने कराए? पैसा पाकिस्तान से आया होगा, दिमाग पाकिस्तान से आया होगा, लेकिन हाथ तो यही के थे। बटे ना, इसीलिए कटे, इसीलिए रक्तपात हुआ। और जिस देश ने, जोशी जी आप तो विद्वान व्यक्ति, जिस देश ने इसी आधार पर विभाजन देखा, जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन की कॉल और कलकत्ता देखा, बंगाल देखा, रक्त से सनी नदियां, सड़कें देखी, लाशों के ढेर देखे, और उसके बाद विभाजन देखा। विभाजन में जो भी ट्रेन पाकिस्तान से आती थी भारत, उसके डब्बों में लाशें भरी होती थी, खून टपकता था। वो देश ये नहीं कह सकता कि एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। इसमें नाराजगी है। क्यों नाराजगी है भाई? आप ये नारा दे दो कि बटे रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, कौन रोक रहा है? क्या आप में सामर्थ्य तो आप ये नारा दे दीजिए। लेकिन नारा तो आप भी वही दे रहे हो, जोड़ोगे तो जीतोगे। आपकी दृष्टि जीतो तक है। वहां यह कहा जा रहा है कि नहीं, आपका सर्वाइवल ही तब है जब एक साथ रहेंगे। अन्यथा बिन कासिम से लेके और अंग्रेजों तक भारत पर आक्रमण की एक सीरीज है, श्रृंखला है, उसमें सब में एक ही सा कारण है। अन्यथा अकबर राजपूताना नहीं जीत सकता था। राणा प्रताप के साथ लड़ने नहीं आए ना लोग, राजपूत राजा, इसीलिए ना ये स्थिति बनी। तो एक क्यों नहीं रहे? रहना चाहिए। हाँ, ये चुनाव बड़ा विचित्र है। मुझे नहीं लगता कि 13 तारीख को 20 तारीख करने से कोई फर्क पड़ेगा। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव 27 के बीच का ये इम्तिहान है। देखने में छोटा है, लेकिन इसका मैसेज बड़ा होगा, इसका इको बड़ा होगा। नावेद अयाज कह रहे थे, जोशी जी कह रहे थे कि दिल्ली में इंतजार। मैं कह रहा हूं दिल्ली नहीं, पूरे देश में इंतजार है उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के परिणाम का, क्योंकि वहां से 27 की प्रस्तावना समझ में आएगी, 27 की भूमिका समझ में आएगी। धन्यवाद।